वेलकम बैक। इसी को देख रहे थे, फिर आगे उसी को देखते हैं। न्यूज़ कि भारत का चालू खाता जीडीपी का 4.4% तक है। चालू खाता घाटा, जैसे कि आपको बताए कि किसी भी देश के दूसरे देशों के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है उसको मोटे तौर पे मतलब उस सभी को मिला के, यानी किसी देश के लोगों द्वारा, कंपनियों द्वारा, सरकार द्वारा किसी दूसरे या अन्य पूरे विश्व से जो भी लेन देन होता है, यानी आर्थिक लेन देन होता है, उसमें हम जो व्यापार करते हैं उसके लिए जो चीज़ें बेचते हैं उससे जो हमें मिलता है, जो आयात करते हैं उसके लिए हमें जो चुकाना होता है, हमारे लोग जो बाहर जाके काम करते हैं उससे जो वहाँ से भेजते हैं, बाहर के लोग जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं यहाँ से जो चीज़ें भेजते हैं, हमने जो चीज़ें वहाँ निवेश किया है उसका जो हमें रिटर्न मिलता है, या उन लोगों ने जो निवेश दूसरे देशों ने हमारे में निवेश किया उसका जो हमें रिटर्न देना पड़ता है, जो दूसरे देशों से हमको गिफ्ट या अनुदान मिलता है, या जो हमारे देश से गिफ्ट या अनुदान दिया जाता है, या हम जो लोगों को दूसरे देशों में ऋण देते हैं, या जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ ऋण लिया जाता है, इन सारी चीज़ों को मिला के जो खाते जो होता है उसको कहते हैं हम भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अगर हम चालू खाता घाटा को देखना हो तो हमें समझना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत का शेष विश्व के देशों के साथ जो मौद्रिक यानी जो लेन देन, आर्थिक लेन देन होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। और जो सेट पैटर्न है, एस्टेब्लिश्ड पैटर्न है, वो ये है कि भुगतान हमेशा संतुलित होना चाहिए, यानी कि उसमें घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संतुलित कैसे होता है अगर हम देखें तो मोटे तौर पे भुगतान संतुलन में बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो खाते होते हैं, एक सीएडी या चालू खाता, मतलब सीएडी तो दोनों ही होता है, चालू खाता घाटा, चालू खाता, और दूसरा पूंजी खाता। एक तीसरा भी लोग लिखते हैं निवेश खाता, लेकिन वो पूंजी खाता में ही कर लेते हैं हमारा काम। ठीक है, और ये चालू खाता है। इसमें और उस तरह के जो चीज़ें शामिल होती हैं लेन देन जो चालू आधार पे, रेकरिंग आधार पे चलती रहती हैं। जैसे कि अगर चालू खाते में समझें तो इसमें शामिल होगा हमारा आयात निर्यात, यानी हम जो आयात करते हैं, जो हम निर्यात करते हैं। दूसरा, जो हमारे कर्मचारी कहीं काम कर रहे हैं उसका जो उनको शुल्क मिलता है, यानी कि सेवाओं का, या जो हमने निवेश कहीं कर रखा है उससे जो हमें मिलता है, या जो हमारे यहाँ निवेश हो रखा है उसका जो हम देते हैं। ठीक है, तो यानी कर्मचारियों का प्लस निवेश पर रिटर्न। ठीक है, इसी में रेमिटेंस भी शामिल है। ठीक है, और इसी में अनुदान और उपहार भी शामिल है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ऐसे लेन देन जो हमारे यहाँ न पूंजी का सृजन, मतलब हमारे जिसके कारण हमारी पूंजी यानी हमारी देनदारियों में वृद्धि ना हो, न हमारी लेनदारियों में वृद्धि हो, तो हम उसको कहते हैं, उस तरह के आंकड़े को कहते हैं चालू खाता। ठीक है, ये जो घाटा बता रहा है ना, ये चालू खाते के घाटे पे दे रहा है। अब इसमें अगर नीचे देखेंगे है, देख ही लेते हैं, देख लीजिए। मुख्यतः वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, कर्मचारियों और विदेशी निवेश से आमदनी, करेंट ट्रांसफर और विदेशों से मिलने वाली अनुदान राशि, उपहार, विदेशी बसे कामगारों द्वारा भेजे जाने वाले रेमिटेंस की राशि। ठीक है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में जो व्यापार से जो लाभ होगा तो इसमें वृद्धि होगी, यानी हमारा जो है कैपिटल अकाउंट में सरप्लस आएगा। और अगर वो व्यापार घाटा के रूप में होगा तो वो हमारे यहाँ क्या करेगा, व्यापार कैपिटल अकाउंट में घाटे को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, या जो हमने कहीं निवेश कर रखा होता है, जो वहाँ के लोग हमारे यहाँ निवेश कर रहे होते हैं, इन दोनों में जो शुद्ध यानी जो यहाँ से वहाँ गया और वहाँ से आया उसके बाद जो बचा
अगर वो पॉजिटिव है तो इसमें इसको सकारात्मक रूप से बढ़ाएगा, और नेगेटिव है तो इसको नकारात्मक रूप से करेगा। ठीक है। उसी तरह से जैसे करेंट ट्रांसफर, जैसे विदेशों से हमें कोई अनुदान मिला हो, या हमने विदेशों को कोई अनुदान दिया हो, विदेशों से हमें कोई उपहार मिला हो, या हमने विदेशों को कोई उपहार दिया हो, या हमारे यहाँ जो रेमिटेंस आया हो, यानी जो हमारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं वो अपने घरों को जो पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ भी लोग बहुत सारे काम कर रहे होंगे, ये भी अपने घरों को पैसा भेज रहे होंगे, तो इन दोनों को भेजने के बाद जो बचता है वो भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है। तो हम जो अभी के आंकड़े हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो इसमें समस्या आई है, जो ये आंकड़ा बढ़ा है, वो किसके कारण बढ़ा है। हमें जानना पड़ेगा ना कि व्यापार, अगर हम चालू खाता घाटा हमारा बढ़ा है तो चालू खाता घाटा बढ़ने के कारण क्या रहे हैं। तो कारण में जो देखा गया है वो सबसे बड़ा कारण देखा गया है, पहले तिमाही में 63 बिलियन डॉलर से बढ़ के 83.5 बिलियन डॉलर हो गया है क्या, व्यापार घाटा। यानी कि जो हमारा व्यापार घाटा है दूसरे तिमाही में वो 20 अरब डॉलर तो बढ़ गया है। यानी कि जो भी कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है उसमें कहीं ना कहीं व्यापार घाटे का बहुत बड़ा योगदान है डॉलर का। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो हमारे यहाँ निवेश हो रहा था, ठीक है, वो जो कुछ लोगों ने निवेश कर रखा है, निवेश के बाद जो शुद्ध आउटगो बाहर गया है, यानी कि हमने लाभ ज़्यादा बाहर दे दिया है, हमें जो लाभ निवेश से आया और जो हमने लाभ पर रिटर्न दिया वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है। निवेश से आय शुद्ध आउटगो में भी क्या हुआ, वृद्धि के कारण समझा जा सकता है। ठीक है। ये व्यापार घाटे में जो वस्तुओं का व्यापार है वो बहुत बड़ा भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि वस्तुओं का आयात ज़्यादा हो रहा है, गुड्स का जो इंपोर्ट ज़्यादा है, गुड्स का एक्सपोर्ट कम है। सेवा क्षेत्र में ज़रूर हमको फ़ायदा मिल रहा है, रेमिटेंस हमें ज़रूर मिल रहा है, लेकिन वो इतना नहीं मिल रहा है कि वो इस हैवी व्यापार घाटे को क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। तो उसके कारण जो है हमारे ओवरऑल हमारे चालू खाते घाटे में क्या दिखा रहा है, चालू खाते में घाटा दिखा रहा है। यानी कि हम रेकरिंग आधार वाले फैसले से उसको दूर नहीं कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसको पूर्ति करने के लिए फिर हमें पूंजी खाते से इस घाटे को पूरा करना पड़ेगा। अब पूंजी खाते से या तो कहाँ से पूरा होगा, यानी कि हम या तो ऋण लें या हमसे कहीं से हमको कहीं जो हमारे निवेश हैं उसको लें, कुल मिला के, या हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है जो एसडीआर आदि पड़े हुए हैं आईएमएफ आदि में, उसके जरिए हम जो है क्या करें, कहीं ना कहीं यानी उधार आदि के द्वारा ही इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि पूरा तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है भुगतान का संतुलन होना चाहिए, यानी अंतिम में जीरो होना चाहिए। ठीक है। चालू खाते घाटे में कमी है तो उसको पूंजी खाते से पूरा करना पड़ेगा, और अगर सरप्लस है तो ये हमारे पूंजी खाते को क्या करेगा, वो हमारे निवेश को बढ़ा देगा। ठीक है। अगली न्यूज़ है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 2022 की उपलब्धियां, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे निर्माण और उपलब्धियां। इसमें तथ्यात्मक आंकड़े ही हैं, देख लीजिएगा कि भारत में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 1,44,634 किलोमीटर। राज्य राजमार्गों की संख्या कितनी है, 1,86,998 किलोमीटर। और अन्य सड़कें यानी जो ग्रामीण सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड आदि जो होती हैं वो 59 लाख के आसपास हैं। अब इनको अगर हम परसेंटेज के रूप में देखें तो टोटल परसेंटेज के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो है परसेंट कितना है, 2%। स्टेट हाईवे कितने हैं, 3%, और अदर रोड्स ने 95%। और ये जो 2% नेशनल हाईवे हैं, इन पे अगर पूरा जो कहते हैं ना कि जो गाड़ियों का आवागमन होता है, अगर देखेंगे तो वो टोटल आवागमन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है। तो ये और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए अगर मोबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है।
उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि जो अभी ये आंकड़े अभी देखेंगे कि ये जो ग्रोथ है पिछले 8 सालों में लगभग 70% के ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी टोटल उपलब्ध सड़कों में नेशनल हाईवे की संख्या कम है। इससे ये साबित होता है कि इससे क्या होगा कि अभी आप जब देखेंगे, जब आप ट्रांसपोर्ट पढ़ते होंगे तो ये देखते होंगे कि भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उस पे यातायात का घनत्व ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी लंबाई है, जितना जो उसका वो है, उससे ज़्यादा यातायात को वो वहन कर रहा होता है। यानी हमें और ज़्यादा नेशनल हाईवेज़ या स्टेट हाईवेज़ यानी जो बड़े हाईवेज़ हैं उनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बगैर उसमें सुधार करके आप ये नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 14-15 में 97,830 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे था। 22-23 में 1,44,634 यानी 47.8% का ग्रोथ रेट इसमें दिखा 8 सालों में, ठीक है। तो ये सब जो है प्री के आंकड़ा हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की बात नहीं, थोड़ा ये बता दिया कि आप जो नेशनल हाईवे पे जो टोटल हमारे यहाँ रोड है उसमें नेशनल हाईवे 2% है, और जो टोटल परिवहन होता है माल और व्यक्ति और सामान का, वो तकरीबन 80 से 90% के आसपास होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ आधारित है, इसको विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को सरकार ने कॉरिडोर आधारित विकास दृष्टिकोण लिया है। यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, साउथ नॉर्थ कॉरिडोर, जैसे अभी मुंबई दिल्ली जो है वो कॉरिडोर यानी एक्सप्रेसवे जो बना रहा है ना, ये आर्थिक कॉरिडोर के आधार पे ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ऐसे कॉरिडोर आधारित अवधारणा लेके सरकार चल रही है, ठीक है। 2014-15 में एनएच निर्माण की गति लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन का था, यानी प्रतिदिन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था। 2021-22 में 29 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार ने हाईवे निर्माण की दर को 8 साल में 2 गुना से ज़्यादा कर दिया है। जहां पहले एवरेज 12 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनता था, अब 29 किलोमीटर 2021-22 में बन रहा है, अब तो थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। इसके लिए जो प्रयास हाईवे बनाने के लिए कर रही है सरकार, उसमें भारतमाला परियोजना है। ये देश भर में माल और लोगों की आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करने पर प्राथमिक ध्यान दे रहा है, ठीक है। यानी जो दक्षता को अनुकूलित, यानी जो कंजेशन की समस्या है, रोड आदि की गुणवत्ता खराब है, यानी कि बेहतर और अच्छे फास्ट नेशनल हाईवे देना जो है इसका क्या है उद्देश्य है। इसको अक्टूबर 2017 में स्वीकृति मिला था भारतीय मार्ग परियोजना, और पहले चरण के रूप में इसको 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के माध्यम से बुनियादी ढांचे में ये महत्वपूर्ण योगदान करता है, ठीक है। ये भी क्या है, ये क्या है, कॉरिडोर आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पर बल देता है, ठीक है। बाकी इसमें क्या क्या है, अंतर गलियारा, फीडर मार्ग, राष्ट्रीय गलियारों की दस्ताम सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें और एक्सप्रेसवे शामिल हैं, ठीक है। इसी के तहत भारतमाला परियोजना के तहत ही एक हिस्से के रूप में भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी विकसित किया जा रहा है, ठीक है। इसकी कुछ चीज़ें बन गई हैं और अभी कुछ इसमें काम होना बाकी है, ठीक है। इसी तरह से आमला कोटपुतली कॉरिडोर, अमृतसर जामनगर कॉरिडोर आदि प्रमुख कॉरिडोर बनाए गए हैं, ठीक है। भारतमाला परियोजनाओं में सब पढ़ लीजिएगा कि हाइब्रिड वार्षिक मोड पे 60%, मतलब ये निवेश मॉडल है निजी क्षेत्र के साथ, यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, और बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र टोल आदि लेकर जो करने का है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। पर्वतमाला, भारतमाला की तरह ही एक पर्वतमाला चला है। पर्वतमाला क्या है, रोपवे के द्वारा परिवहन की सुविधा प्रदान करना, रोपवे के द्वारा परिवहन की सुविधा प्रदान करना। रोपवे कहाँ कहाँ काम करेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में। अब जैसे जहाँ पे बात 2-3-4 रोपवे बनाने की बात की गई है, वहाँ पे जैसे अभी एक है, अभी देख लीजिए, इसी में उत्तराखंड में गौरीकुंड से केदारनाथ, केदारनाथ जी का धाम का तो हमने सुना है, गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जो रोपवे बनाने की बात की गई है, ये लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा,
ठीक है। और इसके जरिए 30 मिनट में आदमी रोपवे के जरिए गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंच जाएगा। और अभी कितना समय लगता है, क्योंकि वहां से लोग पैदल ही जाते हैं, और अभी कितना समय लग रहा है, 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे में लोग पहुंचते हैं, ठीक है। इसी तरह से उत्तराखंड में ही हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट है, हेमकुंड साहिब के लिए है। ये 12.4 किलोमीटर का रोपवे ट्रैक है, जिसके जरिए लोग 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, और वो दूरी अभी लोग ट्रैकिंग के जरिए एक दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो पर्वतमाला परियोजनाएं हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में, जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पे मोटरेबल रोड नहीं है, उसके विकल्प के रूप में, एक आसान और सुरक्षित विकल्प के रूप में, जैसे पैदल लोग जाते रहते हैं, लैंडस्लाइड आदि होती रहती है, बहुत कठिन जो है भौगोलिक पहाड़ियाँ हैं, उस पे लोग चलते रहते हैं, ठीक है। उससे बचने के लिए रोपवे एक बेहतर विकल्प है, ठीक है, जिसके ज़रिए लोग आसानी से ऊपर जा सकते हैं, आ सकते हैं। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, तो रोजगार आदि का तो बढ़ावा मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके ही मतलब ये पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ इसी रोपवे का इस्तेमाल सरकार शहरी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी करना चाह रही है। जैसे शहर के कुछ बहुत भीड़ भाड़ वाले, कंजेशन वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाना संभव नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे सरकार सोच रही है रोपवे के आधार पे परिवहन चलाना, ठीक है, कि ऊपर ऊपर रोपवे हो जाए, और ये एक तरह से वो टैक्सी मान लो, कि उसके जरिए लोग एक स्थान से, शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सके। इससे लोगों का श्रम बचेगा, प्रदूषण कम होगा, आदि चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये उसमें भी परियोजनाएं हैं, इसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उसमें जो है रोपवे को ले जाने के लिए किया गया है, ठीक है। रोपवे की जिम्मेदारी पहले अभी जो है भारतीय कार्य नियम जो है, भारत में अगर मंत्रालयों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, वो भारतीय सरकार कार्य आवंटन नियम के तहत दी जाती है। तो रोपवे की जिम्मेदारी जो है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को सौंप दी गई है, ठीक है ना। इसी तरह से हरित पहल जो है, ये पढ़ा चुका हूँ कि ये मंत्रालय जो है हरित परिवहन को लाने के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल लाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए इसने जो है अभी टोयोटा के साथ जो ग्रीन फ्यूल सेल वाली इलेक्ट्रिक कार है, उसको लॉन्च किया है। साथ ही जो है BS4 इंजनों में जो IC इंजन में हैं, उनको कैसे हाइड्रोजन ईंधन के साथ समायोजित किया जाए। IC इंजन मतलब कंबसन इंजन, जिसमें जो है ऑक्सीजन के साथ जो पेट्रोलियम आदि, गैसोलीन आदि जलती है, तो उन इंजनों को कैसे हाइड्रोजन के साथ समायोजित किया जा सके, इस पे भी प्रयास है सरकार का जो है, ठीक है। इशू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। तमिलनाडु में आतंकी संगठन लिट्टे को फिर से खड़ा करने की कोशिश में ISI। देखिए एक रिपोर्ट है, इसको पढ़िएगा। द आइलैंड ऑनलाइन में खुलासा हुआ है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल को ISI पुनर्जीवित करने की काम कर रही है, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तमिलनाडु में आतंक फैलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसके लिए वो क्या कर रही है कि जो अवैध ड्रग्स और हथियारों की तस्करी कर रही है, उससे जो उसको धन मिल रहा है, उसको वो उसमें लगा रही है। ऐसा क्यों कर रहा है? आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इंटरनल सिक्योरिटी में, नहीं पढ़े तो सुन लीजिए कि पाकिस्तान कई बार भारत से युद्ध कर चुका है, और वो डायरेक्ट युद्ध में उसको कई बार मुँह की खानी पड़ी है। एक बार तो अपने आधे से ज़्यादा हिस्से को ही वो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से को 71 के वार के बाद गवा चुका है। ये जो इसको पीड़ा है, उसको पूर्वी पाकिस्तान खोने का जो उसको पीड़ा होती है, उसको उसको टीस को दूर करने के लिए, या उसको बदला लेने के लिए कह सकते हैं, पाकिस्तान में हुक्मरानों ने, खासतौर से वहाँ पे तो फौज ही है, फौज और ISI ने एक ऑपरेशन टोवाक किया है कि भारत को कई टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। यानी भारत को अंदर से कमज़ोर करना है, छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वार के जरिए भारत को परास्त करना है, क्योंकि डायरेक्ट वार में हम भारत से नहीं जीत सकते हैं। तो भारत के जो आंतरिक फॉल्ट लाइन है, जहाँ पे कमजोरियाँ रह गई हैं,
जो विविधता है हमारी, जो हमारी खूबसूरती है, उसके कारण जो कई बार जो है वो विविधता, हमारी खूबसूरती बाह्य तत्वों या आंतरिक निहित तत्वों द्वारा जब उसको भड़काया जाता है तो वो एक आंतरिक सुरक्षा समस्या के रूप में भी उत्पन्न होती है। जैसे भाषावाद की समस्या भी एक तरह से एक समस्या है, यानी तमिल और हिंदी का विवाद है ना। इसको तमिल में जो है तमिल या द्रविड़ियन और आर्यन विवाद, ये कहीं ना कहीं जो है भाषाएं जोड़ने का कार्य करती है, लेकिन उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है जैसे लगता है कि हिंदी को तमिल पे थोपने का काम किया जाता है। ठीक है, इसमें वहाँ के लोकल लीडरशिप का भी योगदान रहता है, लेकिन देखा गया है कि आईएसआई इसमें दूसरा रूप देने का भी प्रयास कर रही है, यानी जो ये तमिल भाषा वाले आंदोलन है इसको कहीं ना कहीं एक अलगाववादी आतंकवादी आंदोलन के रूप में बदलने के लिए वो प्रयासरत है कि अगर श्रीलंका में तमिल जो भाषा था उसको लेकर ही तमिल भाषा जो उसको लेकर ही तमिल ईलम बना था कि तमिल श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्र और भारत के तमिल भाषी क्षेत्रों को उनका सपना था कि मिला के एक देश बनाया जाएगा, तमिल ईलम उसे बोलते थे, उसको पुनः पुनर्जीवित किया जाए और भारत में एक नई उग्रवादी, एक अलगाववादी आंदोलन को हवा दी जाए। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए निकट भविष्य में तो आईएसआई पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को छोड़ के वो कहीं सफल नहीं हो पा रही है। उसने नॉर्थ ईस्ट में बहुत कोशिश किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इतना ज़्यादा उस पर बल दिया है, फोकस किया है कि अब वहाँ भी अमूमन शांति की स्थिति है, अमूमन लोगों में जो है विकास के भाव आने लगे हैं। अगर हिंटरलैंड या मेनलैंड में देखा जाए तो प्रशासन और शासन व्यवस्था ने इतना जो है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी और आदि के दबाव के कारण, जो टेरर फाइनेंसिंग आदि पे रोक के कारण जो है हिंटरलैंड में जो मूल भूमियों में जो आतंकवाद था उस पर भी रुकाव आया है। जो नक्सलवाद की समस्या है उस पर भी शक्ति और विकास और पहचान आदि जो रणनीति ने सरकार ने 2010-12 से अपनाई है लगातार कि लोगों को उनके अधिकार दो, वनवासियों को उनको पहचान दो और शक्ति भी साथ साथ करो और विकास भी करो, इनका जो समन्वित प्रयास रहा है वो दिखाई देने लगा है। और 2021 में जो सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि हिंसा में और आतंकवादी मतलब उग्रवादी घटनाओं में, नक्सलवादी घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है। ठीक है, तो वहाँ भी वो असफल हो रहा है। तो फिर वो प्रयास देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि आईएसआई खालिस्तान को, पंजाब में खालिस्तान को उभारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसमें उसको ड्रग्स माफिया और हथियार माफियाओं के कारण और कुछ परंपरागत पंजाब की कुछ राजनीतिक समस्याओं के कारण उनको हवा मिली है उसको करने की। ठीक है, दूसरे क्या है कि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी जब 370 के हटने के बाद जब सरकार ने वहाँ पे शक्ति दिखानी शुरू की और शक्ति के साथ साथ वहाँ पे विकास कार्य शुरू करना शुरू किया, लोगों के ग्रास रूट लेवल पे राजनीति को करने की शुरू किया, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पे जो है रोक लगाने की कोशिश की, तो इन सब का प्रयास, और उधर पाकिस्तान को जो है उसको FATF में ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया। तो जब चौतरफा दबाव पड़ा तो वहाँ पे भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है अपना रूप बदलने लगा, हार्डकोर आतंकवादी एलिमिनेट होने लगे। और फिर आईएसआई ने वहाँ एक हाइब्रिड आतंकवादी की बात की कि वो इंडिविजुअल लोगों पे जाके हमला करेगा और ये करेगा। तो एक तरह से देखा जाए कि वहाँ पे भी आतंकवाद, जो भी आतंकवाद की घटनाएं वहीं पे है, हालांकि अभी जो घटनाएं हैं वो उसने चेंज करके आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उस विभत्स तरह का जो विभत्स या जो ब्रॉड, मतलब ये कह सकते हैं कि जो उनके जलवे जलाल थे, यानी जो वो कहते थे आतंकवादियों का ही शासन एक तरह से छद्म तौर पे था, वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग उससे धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। ऐसे में आईएसआई छटपटा रहा है कि भारत में वो कहाँ 1000 कट्स कर रहे थे, जो फाल्ट लाइन उसने शुरू की थी उसमें भी अब धीरे धीरे क्या हुआ है, कई सारे फाल्ट लाइन को दूर कर लिया गया है। जैसे तमिल में उसने उभारने की कोशिश की तो सरकार ने काशी और तमिल का संगम
एक योजना थी जिसमें आपको पता होगा कि तमिलनाडु और काशी के प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों को जोड़ने की बात की गई है। भाई प्राचीन रूप से जुड़े थे, यानी कि ये पहचान ये हो कि हमारा देश एक भारत एक कल्चरल रूप से भी, जो कि भाषा एक कल्चर का हिस्सा होता है, तो कल्चरल रूप से उसको अलग करने के लिए जो साजिश चली जा रही थी, रची जा रही थी आईएसआई और जो विदेशी तत्वों द्वारा या जो आंतरिक विरोधी तत्वों द्वारा, उसमें उसको हवा निकालने के लिए या उस पर पानी डालने के लिए सरकार ने काशी और तमिल संगम की बात की है कि वहाँ के विद्वानों को, वहाँ के जो है तमिल लोगों को काशी और काशी के लोगों को तमिल, यानी एक दूसरे के बीच में फ्यूजन हो, मतलब संवाद हो, तुलना हो, एक दूसरे को समझें कि आपस में भारत और तमिल मतलब भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में कैसे एक दूसरे से जुड़ा रहा है। और ये जो काशी तमिल और हिंदी नॉर्थ और साउथ का जो ये विभेद दिखाता आर्यन द्रविड़, ये एक कैसे है कि सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि इन सब के बावजूद भी भारत एक देश के रूप में अपनी विविधताओं के साथ ही एक देश के रूप में प्राचीन काल से ही रहा है। और तमिल उसका महत्वपूर्ण, उसका जो है क्या कह सकते हैं, गुलदस्ते का महत्वपूर्ण फूल रहा है, ठीक है, और सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक रहा है। तो सरकारें अपने प्रयास कर रही हैं। तो आप इसको इस तरह से देखिएगा कि ये घटना है। और अगर हम इसको देखें कि हमारे जीएस के पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा में नहीं है कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न करने में विदेशी राज्य और गैर राज्य तत्वों की भूमिका, तो इसमें निश्चित रूप से विदेशी राज्य तत्व आईएसआई, चूँकि पाकिस्तानी सेना का और वहाँ की सरकार का एक वो है, तो ये राज्य तत्व की भूमिका के रूप में दिखाई देगा। आपने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग व्यापार समझौता ECT भारत ऑस्ट्रेलिया 29 दिसंबर 2022 से लागू हो गया है। ये क्या है, इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ है कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को होने वाला निर्यात पे शुल्क कम किया जाएगा और भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से जो आयात करता है उस पर भी शुल्क कम करेगा या जीरो कर देगा। फ्री व्यापार और सेवाओं का मुक्त आवागमन होगा, ठीक है। हमने बहुत देशों के साथ किया है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम देखें, हम कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, इकोनॉमिक वो करते हैं, लेकिन हर देश के साथ सफल हो ये ज़रूरी नहीं होता है। जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं या आर्थिक और व्यापार सहयोग समझौता होता है, वो आप एक जो मान्यता है कि जब देशों में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उनकी आर्थिक गतिविधियां कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में होंगी, तब तो इसका फ़ायदा होगा, दोनों देशों को फ़ायदा होगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगी तो इसका नुकसान होने की संभावना रहती है। जैसे भारत बांग्लादेश के साथ अगर हो तो देखा जाए तो अगर बांग्लादेश की वस्तुएं फ्री आएंगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो आप देखिए जो बांग्लादेश में जो चीज़ें बनती है वही बांग्लादेश के सटे भारतीय राज्यों में बनती है, ठीक है, वही चीज़ें वहाँ भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो फ्री आएगा तो हमारे अपने जो है लोगों का क्या होगा, रोजगार प्रभावित होता है। तो ये जो फ्री एग्रीमेंट होते हैं या ये इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं, ये उन देशों के साथ होने पर ज़्यादा फायदेमंद होते हैं जिन देशों के साथ हमारे क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री संबंध हो, एक दूसरे के पूरकता का अभाव हो। जैसे हमने देखा कि अभी हमारा यूएई के साथ जो होता है, भी देखे होंगे पिछले बारों में कि हमारा जो हमको लाभ हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम जो यूएई हमको निर्यात करता है और हम जो यूएई को निर्यात करते हैं, दो अलग अलग क्षेत्र है। यूएई हमको ईंधन आयात करता है और चीज़ें, और हम यूएई को तैयार वस्तुएं या खाद्यान्न आदि चीज़ें हम उसको निर्यात करते हैं। उसके वो यूएई का अगर जो हमारा खाद्यान्न जाता है तो उससे यूएई के वहाँ पे खाद्यान्न उपभोक्ता प्रभावित नहीं होते हैं, या जो यूएई हमको जो निर्यात करता है उससे हमारे यहाँ के उत्पादक प्रभावित नहीं होते हैं और दोनों का फ़ायदा होता है, ठीक है। यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है। अगर देखेंगे कि इसके फ़ायदे के मामले में देखेंगे, यहीं पे लिखा है, बाकी आप नीचे भी लिखा देख लीजिए कि 0 ड्यूटी बाई ऑस्ट्रेलिया ऑन 100% टैरिफ लाइन्स, ठीक है। इंकरेज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडियन योगा टीचर सेफ गेन विथ एनुअल वीज़ा कोटा बढ़ गया। अब यहाँ के जो योग के टीचर्स हैं या जो सेफ आदि हैं, यानी जो हमारे यहाँ स्किल लोग हैं सेवा वाले, वो वहाँ पे ज़्यादा जाके वीज़ा के द्वारा कर सकते हैं। एडिशनल
10 लाख ये सब होगा तो भारत में 10 लाख अतिरिक्त जॉब होगा और 1 लाख से अधिक स्टूडेंट को इससे लाभ होगा। क्यों? क्योंकि ये काम के बाद वहाँ पे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ये चीज़ होगा, इसको भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा हमारे वाणिज्य मंत्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जब अगर हम अर्थव्यवस्था का नेचर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि निश्चित रूप से ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर और खनिज चीज़ों पर निर्भर होती है और वो अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी उत्पादित वस्तुओं के लिए, ज़रूरतों के लिए निर्यात पर निर्भर है। और भारत जो ऑस्ट्रेलिया को निर्यात चाहिए वो भारत उत्पादित कर सकता है और अपने उन इंटरमीडियरी जैसे कोयला हुआ आदि बहुत सारी चीज़ें हुई जो हम ऑस्ट्रेलिया से सस्ते दर पे हम निर्यात कर सकते हैं और उसका हम जो वहाँ के जो कच्चे संसाधन हैं उसका हम निर्यात कर सकते हैं और उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दुनिया के अन्य देशों में और ऑस्ट्रेलिया को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि वहाँ से आने वाले सस्ते प्राथमिक आयातों से, इनपुट से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारा उद्योग धंधा बढ़ेगा, जिससे अन्य देशों में हम सस्ते दर पे अगर हमें सस्ती इनपुट मिलेगा तो हमारी चीज़ें सस्ती होगी और सस्ती होगी तो निश्चित रूप से मार्केट में कम्पिटेटिवनेस आएगा, यानी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से हमको ज़्यादा लाभ होगा और हम वहाँ पे बेच सकते हैं। दूसरे, जो ऑस्ट्रेलिया में चूंकि जनसंख्या कम है, लोग बहुत ज़्यादा है, तो जो वहाँ पे स्किल चीज़ों की ज़रूरत होती है या जो हमारे यहाँ सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, जो है, इनको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पे दोहरा कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, वहाँ भी कर देते हैं, तो इनके कर होने से ही उनको काफ़ी लाभ हो सकता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को भी लाभ होगा, भाई उसको सस्ते दाम पे भारत की बनी हुई वस्तुएं मिल सकती है और उसका आयात भारत को सस्ते दर पे होगा तो उसका निर्यात भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा समझौता है जिससे दोनों की जीत निश्चित है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो नेचर है भारत और ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीमेंट्री होने के कारण यह समझौता दोनों देशों के बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, केंद्रीय उद्योग मंत्री वाणिज्य कह रहे हैं कि यह एक जीत की स्थिति है क्योंकि भारत को सस्ता कच्चा माल मिल जाएगा जो देश को विश्व बाजार की सेवा करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मदद करेगा, साथ ही देश को मदद देगा। और ऑस्ट्रेलिया भी जो काफ़ी हद तक अपने अधिकांश तैयार वस्तुओं के आयात पर निर्भर है, समझौते से बहुत लाभान्वित होगा क्योंकि उन्हें भारत से बहुत अधिक तैयार माल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, भारत को कच्चा माल मिल जाएगा जिसका हम इस्तेमाल करके वस्तुओं को उत्पादन करके न केवल ऑस्ट्रेलिया में भेज सकते हैं, दुनिया के अन्य देशों में भी भेज सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को भी जो उत्पादन वस्तुएं चाहिए वो सस्ते रेट पे उसको मिल सकता है। ठीक है, बाकी और सारी चीजें जो है वो तो है ही है। भारत साइप्रस रक्षा और सैन्य सहयोग। वैसे तो साइप्रस बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है, भूमध्य सागर में भी है, भूमध्य सागर में स्थित है। अगर इसका देखें मैप में ही देख लेते हैं, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी जिसे बोलते हैं, इसी में ये रहा साइप्रस, ये रहा तुर्की, ये सीरिया, ये ग्रीस। ठीक है, साइप्रस जो है ये पहले तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर जो है ग्रीस की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, कुछ जनसंख्या तुर्की मूल के लोगों की भी है। ठीक है, और ये तुर्की इस पे अपना हक जताता रहा, तुर्की मतलब अपना इस पर हक जताता रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि उसको वो स्वतंत्र देश भी नहीं मानता है और इसके कुछ हिस्से ने अपने को अलग करके, उत्तर वाले हिस्से को अलग, उसने अलग, मतलब उन लोगों ने अपना अलग करके एक अलग देश की बात की है और उसको सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है। ठीक है, तो तुर्की के लिए ये बहुत दुखती रग है, ये उसे अपना मानता है और ये कहीं ना कहीं उस पर जो संयुक्त राष्ट्र का बल है और जो उसको भारत भी स्वीकार कर रहा है कि हम यहाँ पे दो देश, मतलब इसमें दो बहुधार्मिक, द्विधार्मिक और द्विभाषी जो है इसको सिद्धांत को हम मानते हुए इसको हम मान्यता देते हैं। भारत का हालांकि
ये जो समय है ये 60 साल हो गया है साइप्रस के साथ कूटनीतिक संबंधों के लिए, ठीक है। तो इस उपलक्ष्य में हमारे जो विदेश मंत्री हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारा विदेश मंत्री कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और उसको कितने सारे काम करने होते हैं, लेकिन अपना 2.5-3 दिन समय साइप्रस इस छोटे से द्वीपीय देश में बिताया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से छोटे से द्वीपीय देश में बिताया ही नहीं है, उसके साथ रक्षा और सुरक्षा का संबंध भी किया है, ठीक है। और ये भी रिपोर्ट अपुष्ट आ रही है कि भारत जो है साइप्रस को ब्रह्मोस आदि मिसाइल भी देने के लिए बात चल रही है कि वो भी ब्रह्मोस मिसाइल आदि की बात कर रहे हैं। और साइप्रस पे तुर्की जो है, जिसको टर्की या तुर्की भी बोलते हैं, वो अपना आधिपत्य जाना, उस पर अपना अधिकार का दावा करता रहता है, ठीक है। यानी वो उसके लिए दुखती रग है, ठीक है। और तुर्की का जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वर्तमान के, उनका भारत और पाकिस्तान के प्रति लगाव है और जम्मू और कश्मीर के मामले में वो अक्सर जहरीला बोलते रहते हैं और पाकिस्तान वाली बात बोलते रहते हैं। भारत ने उनको 1-2 बार समझाया, नहीं समझे तो लो भाई, हमने क्या, तुम्हारी दुखती नग जो साइप्रस है उसके साथ रक्षा सुरक्षा समझौता ही कर लिया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, निगाहें यहाँ पे है, निशाना यहाँ पे है, ठीक है। ये कूटनीति में कही जाती है कि निगाहें हमारा कहीं रहता है, निशाना कहीं और रहता है। तो निगाहें तो हम बता रहे हैं कि हम कूटनीति में कहीं कुछ और जाती है कि कुछ और जाता, मतलब कुछ और होता है। कह रहे हैं कि 60 साल हुआ है इसलिए हम साइप्रस की यात्रा पे हैं, ठीक है। और हमने इनके साथ जो है आवागमन ये वो, भाई अब सीधे रक्षा संबंध कर लें तो नहीं, ठीक है, उसके साथ और भी बहुत सारे समझौते किए हैं, लेकिन असली निशाना तुर्की है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, प्री में भी आ सकता है, क्योंकि अपने आप में भी हमारे एक छोटे से द्वीपीय देश में अगर हमारा विदेश मंत्री 2-3 दिन बिताता है, अमेरिका आदि देशों में 1-2 दिन की यात्रा हो जाती है जो बड़े देश हैं, और 2-3 दिन बिताता है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से महत्व है, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखिएगा, इस न्यूज़ को, ठीक है। इसको इस पर्सपेक्टिव में समझना है, बाकी जो कहानी है वो पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या समझौता हुआ है, क्या क्या हुआ है। बाकी समझिएगा यही कि ये भारत और जो साइप्रस का समझौता है, ये कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान, उसमें तुर्की की भूमिका, भारत तुर्की, उसमें साइप्रस की भूमिका, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझिएगा कि साइप्रस बार बार जम्मू कश्मीर पे 370 पे भारत के विरोध के बावजूद भी एंटी इंडिया वो अपना बार बार पहलू ले रहा था, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं उसी के संदर्भ में बताने के लिए ये एक तरह से कूटनीतिक प्रयास है, ठीक है ना। बाकी पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगला न्यूज़ जो है वो है 1 अप्रैल 2023, सॉरी ये इन्वायरमेंट का न्यूज़ है ना, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का इशू है, ठीक है। इसमें पहला न्यूज़ है कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा ई कचरा प्रबंधन का नियम, ठीक है। अब देखिए, हमें थोड़ा सा अपने विचारों को कैसे विकसित करना है, मल्टी डायमेंशन करना है। ये है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का इशू, निश्चित रूप से है, क्योंकि ई कचरा है, कचरा प्रदूषण होता है, पर्यावरण जो कचरा है वो बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण होता है, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, दीर्घकालीन रूप से क्षति पहुंचाती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ पर्यावरण के लिए जो नियम है, इसका सिर्फ पर्यावरण पे ही सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं, कई तरीके से पड़ेगा। जैसे इस नियम के तहत, ई कचरा प्रबंधन का जो नया नियम है, इसके तहत अब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा, जैसे जो टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप आदि जो हम यूज करते हैं और वो ख़राब हो जाता है, तो अभी नियम ये था कि उत्पादकों की वो जिम्मेदारी है कि उसको लें और डिस्पोज करें, जिसको वो इस तरह से इधर उधर कर देते थे, सक्षम हो नहीं पाता है उसको लागू करना,
पर्यावरण मंत्रालय के जो नियम थे, नए नियम के तहत जो है सरकार ने अब जो भारत में रिसाइकलर हैं, जो रिसाइकलिंग करते हैं ना, जो कचरा लेके उसको पुनर्उत्पादित करते हैं, उसमें से काम की चीज़ें जो उसको कह सकते हैं रिसाइकलिंग को पुनर्चक्रण वाले, जो सर्कुलर इकोनॉमी, यानी वो लेंगे उनमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसको डिस्पोज करेंगे सही ढंग से, जो काम की चीज़ें हैं उसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसीलिए वो करते हैं कोई चीज़, कोई कबाड़ी वाला कोई कबाड़ क्यों लेता है कि उससे लेके उससे क्या करेगा, जो काम की चीज़ें हैं वो निकाल लेता है और बाकी चीज़ें जो है उसको फेंक देता है या डिस्पोज कर देता है। अब नए नियम के तहत जो ये रिसाइकलर हैं, इन्हीं को जिम्मेदारी दे दी गई है ई वेस्ट की रिसाइकलिंग की। ठीक है, लेकिन इससे इनको क्या फ़ायदा होगा कि इससे तो ये चीज़ें निकालेंगे, ठीक है, उसका लाभ अभी देखेंगे कैसे होगा सर्कुलर इकोनॉमी की तरह। दूसरा, इन्हें एक और एडिशनल लाभ दे दिया गया है, ये कि जो उत्पादक हैं, जैसे जो उत्पादक हैं किसी मतलब मोबाइल लैपटॉप आदि बनाने वाली कंपनी हैं, अब उनके लिए बाध्यता हो गई है कि ये जितना रिसाइकलिंग आपके प्रोडक्ट की करेंगी उसके लिए क्रेडिट इनका जनरेट होता जाएगा रिसाइकलरों का, और उसको उस कंपनी को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसको उस कंपनी को खरीद के दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने रिसाइकलर से अपने उत्पाद के रिसाइकलिंग का इतना क्रेडिट हुआ है, ये खरीदा है। ठीक है, तो रिसाइकलर को क्या होगा, दोहरा लाभ मिलेगा। दोहरा लाभ, एक उससे कोई चीज निकालेगा, दूसरे उसको जो क्रेडिट मिलेगा उत्पादकों से उससे क्या होगा, उसको और लाभ मिलेगा। ठीक है, उत्पादकों की जिम्मेदारी पहले भी थी लेकिन उनके पास कोई तंत्र नहीं था, ऐसे में वो क्या करते थे कि हिला हवाली करके बच जाया करते थे। अब उन पर सख्ती है कि उनको उसको लागू करना है, लेकिन उसके लिए उनको विकल्प भी दिया गया है कि अब आपकी जिम्मेदारी रिसाइकिल की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी क्रेडिट खरीदने की है, कि आप अपने हिस्से की क्रेडिट रिसाइकलर से खरीद लीजिए। अब जितना आपने चीज निकाला उसको आपको रिसाइकिल करना है, उतना आप रिसाइकलर से खरीद लीजिए। अब रिसाइकलर की जिम्मेदारी है कि वो उतना क्रेडिट करे, तो रिसाइकलर क्या करेंगे कि लोगों से, और अभी तो केवल उसके लिए जो प्रोडक्ट निकलते थे बाइक, जैसे उसमें से कोई ऐसी चिप है या आदि चीज निकलती तो उसके लिए वो प्रयास करते थे, उसके लाभ को लेकर वो प्रयास करते थे, खरीदते थे तो कम कीमत पे। लेकिन अब उनको जब एडिशनल क्रेडिट के द्वारा भी लाभ मिलेगा तो मोटिवेट होंगे और ज़्यादा कीमत देने के लिए। तो जो लोग अभी शोपीस के रूप में अपनी मोबाइल टेलीफोन और आदि यार ये तो पापा ने दिया है, मम्मा ने दिया है, ये दिया है, 100 रुपये में बिकेगा तो क्यों बेचेगा, लेकिन अगर 500 में बिकेगा तो वो कहेंगे कि ठीक है ले जाओ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो ई वेस्ट की समस्या है उसका अगर कह सकते हैं कि एक स्मार्ट सॉल्यूशन है। कि अभी क्या होगा, अभी देखिए अगर आंकड़े देखेंगे आप, इसको क्यों ऐसा लाया गया है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भारत में मौजूदा समय में देश में हर साल करीब 11 लाख टन ई कचरा पैदा हो रहा है, और हमारे यहाँ जो रिसाइकलर लगे हैं 400, ठीक है, उसमें सिर्फ 10% ही रिसाइकलिंग होता है। यानी कि 11 लाख टन कचरे में से 1 या 1.2 लाख टन जो है कचरा ही रिसाइकलिंग होता है। तो क्या हमारे पास रिसाइकलिंग की कैपेसिटी नहीं है, है ना, तभी तो नहीं हो पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो रिसाइकलिंग लगी हुई है 400 लगे हैं, 450 400 से ज़्यादा रिसाइकलर है, और इनकी क्षमता कितनी है सालाना? 14 लाख टन। 14 लाख टन की उनकी क्षमता है और 11 लाख टन रिसाइकिल हो रहा है, यानी कि हमारे पास तब भी 3 लाख टन ये ज़्यादा कर सकते हैं अगर टोटल का रिसाइकिल हो जाए, और 10% ही वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सरकार ने इन सारी चीज़ों को सोचा और सोचा कि इन्हें प्रेरित किया जाए, इन्हें ही जिम्मेदारी दे दिया जाए कि आप ही ई वेस्ट को रिसाइकिल करो, उससे जो नीचे निकले वो अपना उसको बेचो, और साथ में तुम्हारे जितना रिसाइकिल करोगे उतना क्रेडिट जनरेट होगा। और दायित्व तो डाल दिया कंपनियों पे, उत्पादकों पर, कि अब तुम रिसाइकिल की जिम्मेदारी से मुक्त, तुम्हारा क्या काम है, रिसाइकलरों से क्रेडिट लो, जितना वो रिसाइकिल करेंगे उतना उनका क्रेडिट जनरेट होगा, उसको खरीद के तुम अपने दायित्व से मुक्त। तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ क्रेडिट खरीदो। इनका काम क्या है कि ओरिजिनल एक्चुअल में चीज़ों को लो, उसको रिसाइकिल करो, उससे जो चीज़ें निकले निकालो, और उससे जो क्रेडिट जनरेट होता है उसका जो है क्या करो,
यानी जो अभी ये 10% तक ही रिसाइकिल हो रहा है, इसको बढ़ा के 100% तक लाना है, क्योंकि लाया तो जा सकता है। क्षमता 14 लाख टन की है, निकल रहा है 11 लाख टन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रिसाइकलर भी मोटिवेट होंगे और वो मतलब जो कबाड़ के काम करने वाले लोग होंगे वो ज़्यादा बेहतर दाम दे पाएंगे लोगों का। तो दूसरा इससे सबसे जो दो लाभ है, अब देखिए जो उससे चीज़ें निकलेंगी, जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि चीज़ों में जो यूज होता है उसमें सेमीकंडक्टर या रेयर अर्थ मेटल निकलते हैं। इसको अर्बन, मैंने बात पहले भी बताया था, अभी बताऊं कि इसको अर्बन माइनिंग कहते हैं। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी यानी कोई चीज़ उत्पादित हुआ, खपत हुई, खपत होने के बाद यहाँ कचरा हुआ, कचरा से यहाँ रिसाइकिल हो गया, रिसाइकिल से फिर इनपुट का काम कर गया, नहीं तो यहाँ कचरे के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो अब पुनः इसको प्रकृति से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना यहां से निकल जाएगा कचरे से, एक तो कचरा कम करेगा, दूसरे प्रकृति को उतना कम क्षति पहुंचानी होगी। इसलिए ग्रीन इकोनॉमी के लिए सर्कुलर इकोनॉमी एक नया और एक अभिनव और बहुत अच्छा प्रयास है। ये एक तरह से पर्यावरण के प्रदूषण को कम करता है, दूसरे प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाता है, क्योंकि हम अभी देखिए 11 लाख टन ही कचरा है, इसमें कुछ अगर रिसाइकिल किया जाता है 10% ही होता, मान लिया 1 लाख टन ही होता है, तो उससे कुछ तो लाभ कमाते होंगे, तभी तो उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। अब अगर इनकी लाभ बढ़ जाए और ये 11 लाख टन करने लगे, तो जितना जो है अर्बन माइनिंग के थ्रू, यानी जो रिसाइकिल के द्वारा जो चीज़ें निकल के आती होंगी उसका 10 गुना ज़्यादा आने लगेंगे। यानी उसके लिए जो अगर हम कहीं आयात पे निर्भर हैं सेमीकंडक्टर आदि के लिए, तो वो कम होगा, और अगर हम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं तो वो कम होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा आयात भी बढ़ेगा, मतलब आयात भी घटेगा, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी कम होगा। ठीक है, और पर्यावरण की समस्या का भी हल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये विन विन सिचुएशन होगा, किसको? पर्यावरण के लिए भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी। यानी एक तो पर्यावरण का प्रदूषण कम हुआ, दूसरे जो है जो पर्यावरण के उत्खनन के लिए, नई चीजों के लिए जो उत्खनन पे दबाव होता था वो कम होगा, क्योंकि रिसाइकिल से ही वो चीजें मिल गई। और जिन चीजों के लिए जो यहां नहीं होती थी, कहीं बाहर से लाई जाती थी, यानी जो हमारा बहुमूल्य चीज बाहर जाता था, जैसे रेयर अर्थ मेटल या आईसी चिप आदि के लिए, उनको भी क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो समझौता है जो पर्यावरण के साथ साथ भविष्य में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना और उसे ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, डेवलपमेंट ले जाने की तरफ एक सकारात्मक प्रयास है। ठीक है, तो ये केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था में व्यापक तौर से जुड़ा मुद्दा है। ये कहीं ना कहीं भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने वाले में योगदान दे सकता है। कैसे दे सकता है? क्योंकि जब ये रिसाइकिल होगी तो जो इससे चीज़ें निकलेंगी, इनका उपयोग पुनः जो है हम किस में कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कर सकते हैं। और जो अपने ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट के लिए अभी हम कोरिया या जो है चीन पे निर्भर है, वो निर्भरता हमारी और कम हो सकती है। ठीक है, तो हमें इसको इस तरह से देखना है। बाकी इसके जो आंकड़े हैं वो सब पढ़ लीजिएगा कि कब नियम हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसमें कोई बहुत है, 1 जनवरी से मार्च तक जो चलेगा, ये 1 अप्रैल 2023 से अमल में लाया जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से इसे अमल में लाया जाएगा और इसकी अधिसूचना नवंबर 2022 में ही लागू कर दी गई है। ठीक है, तो नवंबर में करके जो टाइम दिया गया है कि उतने समय में हम थोड़ा सा नई चीज़ आती है तो उसके प्रति एकमोडेट हो सकें, व्यवस्था उसको उसके साथ क्या कर सके, कदम ताल मिला सके, लोग कदम ताल मिला सकें। ठीक है, क्योंकि ये सोच में भी तो परिवर्तन है ना, ये सोच में परिवर्तन की विचारधारा है, ये वेस्ट से वेल्थ बनाने वाली विचारधारा है। ठीक है, जब जो रिसाइकलर हैं उनको आय ज़्यादा बढ़ेगी, उनको लाभ ज़्यादा बनेगा, तो वो लोगों से कहेंगे भाई दो ना अपना ये प्रोडक्ट, क्यों इसको रखे हो, क्यों लैपटॉप रखे हो पुराना, क्यों ये रखे हो। तो निश्चित रूप से उन पे क्या हैगा, वो ज़्यादा दाम देंगे लोगों को। अभी जो बाई बैक कंपनियां लेती हैं, जैसे आप ओल्ड फ़ोन देंगे तो कुछ ना कुछ दाम देते हैं, क्यों? क्योंकि उसको रिसाइकलिंग में देना होता है, उसमें जो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन तब उसका ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जब ज़्यादा लाभ मिलेगा तो वो और ज़्यादा कीमत देंगे, तो लोग जो क्या होंगे, प्रेरित होंगे कि जो अपने कचड़े अपने जो ई वेस्ट के रूप में रखते हैं यहाँ वहाँ इस तरह से फेंक देते हैं, उनको रिसाइकलरों को दें
और रिसाइकलर जो है उसको पुनर्चक्रित करके अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे दे और पर्यावरण के प्रदूषण में कमी करे। ठीक है, अगली न्यूज है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए जो प्रारंभिक व्यय है 19,744 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है और नवीन एवं नवीन ऊर्जाकरण मंत्रालय इसका क्या है, नोडल एजेंसी है। ठीक है, इससे जो लाया गया है उससे ये उम्मीद है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए 2030 तक कुछ चीजें परिणाम निकलेंगी। क्या निकलेंगी वो ये देख लीजिएगा। पहला कि देश में लगभग 125 गीगावाट, गीगावाट मतलब 1 गीगावाट वाला 1000 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर 1 किलोवाट, मतलब 1000 किलोवाट, यानी ठीक है, अब आप गुणा कर लीजिएगा कि इतना गीगावाट क्या है अक्षय ऊर्जा क्षमता में, इससे क्या होगी, वृद्धि होगी। अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो प्रकृति को क्षति ना पहुंचाए। ठीक है, तथा प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन, मिलियन माने 10 लाख, यानी 50 लाख मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना होगा। ठीक है, ये जब करेगा तो इससे क्या फायदा होगा, इससे इसको करने के लिए टोटल 8 लाख करोड़ रुपए, यानी अगले 7 साल 8 साल में 8 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश मिलेगा। इस निवेश और इससे इस मिशन से 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन की आयात में कमी होगी। ठीक है, यानी जो ये 5 लाख मीट्रिक टन जो है 50 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन होगा, अगर उसको ग्रीन हाउस जो जीवाश्म ईंधन है यानी पेट्रोलियम और कोयले आदि के आधार में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ रुपए का हमको क्या होगा, आयात में बचत होगी। ठीक है, ये तो मोटे मोटे तौर पे ये हो रहा है। और वार्षिक इससे क्या होगा कि वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है ना वो भी कम होगा। यानी कि जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक जो कटौती का लक्ष्य है उसको पूरा करने में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जितने भी ज्ञात ईंधन हैं उसमें सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। क्यों, ईंधन क्या होता है, अगर आप उसको करें कंबसन ईंधन के क्या रूप में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अवक्रिया करके जलता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसे ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जलता है और ऊर्जा निकलता है। और इसका जो प्रोडक्ट होता है, जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऊर्जा तो बनाते हैं और क्या बनाते हैं, पानी, जल वाष्प। और जल वाष्प कोई प्रदूषक नहीं है। जो हम जीवाश्म ईंधन अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को क्या करती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ाती हैं, ग्रीन हाउस गैस उसको उत्सर्जन बढ़ाती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग की तमाम तरह के जलवायु समस्याएं वो आप पढ़े होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन अगर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या करता है, पानी बनाता है। पानी से क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जलाने से जो है शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है जलाने से। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन खुद ही शून्य मतलब अक्षय ऊर्जा स्रोत है, शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन। लेकिन फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी जो हाइड्रोजन जिस तरीके से आता है, ठीक है, हाइड्रोजन को भी उसके उत्पादन यानी हाइड्रोजन कहीं तो ऐसे प्रकृति में है, ये उसको जो गैस के रूप में फॉर्म में लाने के रूप में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको लेकर ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और उसको जो है ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्टेड बोला जाता है। ठीक है, एक तरीका है कि जो वो जीवाश्म ईंधनों से शोषण किया जाता है, वो ब्लैक जो करते हैं वो काफ़ी खर्चीला होता है,
ग्रे वाला होता है कि जैसे जो जीवाश्म ईंधन हैं, जो कोयला आदि वाले ईंधन हैं, उसी में कुछ चेंज करके जो रिएक्शन करके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन रिएक्शन करके उसका उत्पादन किया जाता है। उस प्रक्रिया के तहत जो भी हाइड्रोजन उत्पादित होता है वो महंगा भी पड़ता है, और दूसरे कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसों से जीवाश्म ईंधनों से जुड़े होने के कारण पूरी तरह से उसे ग्रीन हाइड्रोजन या अक्षय ऊर्जा नहीं माना जा सकता है। ये जो हाइड्रोजन होता है, इसमें इसके उत्पादन प्रक्रिया में कहीं भी जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। न ये किसी कार्बनिक यानी इस तरह के किसी ईंधन आदि के दहन कंबसन से निकलता है जो ग्रीन हाउस गैस उत्पादित करता हो, और न ही इसके लिए जो ऊर्जा प्रयोग की जाती है वो ग्रीन हाउस गैसों से उत्पादित की जाती है, जीवाश्म ईंधनों से, यानी कोयला और जो डीजल पेट्रोल आदि ईंधनों का प्रयोग इसको उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया क्या जाता है, इसे पानी, आपको पता होगा कि पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, मिश्रण है। तो पानी को एक इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जब आप तोड़ेंगे तो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा का स्रोत बताएगा कि हाइड्रोजन एक तो पानी से हुआ, और पानी प्रचुर मात्रा में है, कोई भी उसका जो है पानी को उपयोग करने के लिए जो है कोई भी उसकी समस्या नहीं है। और पानी तो आप जो अगर इसका उपयोग करने लगें, जो सरकार की योजनाएं हैं वो ये है कि जो सीवेज का वाटर है बहुत ज़्यादा जो नदियों में जाके प्रवाहित करता है, उसका इस्तेमाल करके अगर हम हाइड्रोजन बना लें तो हमारे लिए क्या है, वेस्ट वेल्थ में बदल जाएगा, वही फिर चक्री इकोनॉमी। उसके लिए जो ईंधन चाहिए, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा भी ग्रीन एनर्जी स्रोत होना चाहिए या रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत होना चाहिए। इस पे ध्यान दिया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन वाटर से डेवलप किया जाता है, और उसके लिए जो ऊर्जा यानी विद्युत आदि का प्रयोग किया जाता है वो रिन्यूएबल एनर्जी का होता है, यानी सौर ऊर्जा के थ्रू, पवन ऊर्जा के थ्रू, या और भी इस तरह से जिसमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग नहीं होता है, या जीरो कार्बन इमिशन होता है, या जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, ठीक है। तो इस तरह के हाइड्रोजन पे भारत ग्रीन हाइड्रोजन, उस तरह से हाइड्रोजन यानी जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा करा जाता है और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। ये सस्ता भी पड़ेगा, बड़े पैमाने पे किया जाएगा तो सस्ता भी पड़ेगा, और इसके इस्तेमाल से अगर हम सीवेज जल आदि का वो करना शुरू कर दें तो जो गंदी जल की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या नदियों आदि को, उससे भी दूर हुआ जा सकता है, और इससे वायु प्रदूषण की समस्या से भी और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी जो समस्या है उससे भी निपटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर जब उसका ऑक्सीजन से कंबसन करवाया जाएगा हाइड्रोजन का, तो सिर्फ पानी बनेगा, और पानी का क्या, पानी तो कोई ग्रीन हाउस गैस, पानी तो पानी है, उसमें कौन सा प्रदूषक हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के ये उस पर बल है, भारत इसको, इस टेक्नोलॉजी पर बल दे रहा है और कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये मिशन लाया गया है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरा करेगा। फ्यूचर में भारत ग्रीन हाइड्रोजन का और उसकी प्रौद्योगिकी का शुद्ध निर्यातक बनना चाहता है। भारत की योजना है कि जैसे आज हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आयात पे निर्भर है ना, 80 से 80%, 70-80% हम पेट्रोलियम आदि आयात पर निर्भर हैं, हम इस प्रौद्योगिकी के जरिए इतना ज़्यादा सक्षम हो जाएं कि हम क्या करने लगें, अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दुनिया को भी ग्रीन हाइड्रोजन का क्या करने लगें, निर्यात करने लगें। तो न केवल हम अपनी ज़रूरतों में, अपनी ऊर्जा में सक्षम हों, बशर्ते इसको निर्यात करके हम दुनिया में भी बेहतर स्थिति को प्राप्त कर सकें। और ये नया क्षेत्र है, इस दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा है, और सरकार भी इस क्षेत्र को पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पानी की तो कमी हमारे यहाँ है नहीं, ठीक है। और दूसरे, गंदे पानी की भी कमी नहीं है, बहुत सारी आबादी है, शहर है, उसमें से सीवेज आ रहा है, इसी बहाने उसका उपयोग हो जाएगा। और तीसरे, हमारे यहाँ, हम इस मामले में लकी हैं कि हमारे यहाँ सूरज बहुत समय तक उगता है, कई क्षेत्रों में उगता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बहुत बड़ा है, जिसका इस्तेमाल करके हम, जैसे सौर ऊर्जा की एक समस्या है ना कि वो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में होती है और दिन के समय ही मिलता है, तो ऐसे समय में हम
पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हाइड्रोजन, सस्ता हाइड्रोजन बना सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, और उससे हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों, अपनी इकोनॉमी की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिए तो हम दुनिया को भी निर्यात हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात करके अपनी निर्यात यानी अपने को शुद्ध विदेशी मुद्रा का हम निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपका योजना है, देख लीजिएगा क्या क्या विभिन्न प्रकार के क्या लाभ होंगे, देख लीजिए। जैसे देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन और उसके सहायक उत्पादों के लिए निर्यात के अवसर का सृजन करना है। ठीक है, औद्योगिक आवागमन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है, निश्चित रूप से। आयातित जीवाश्म ईंधन और फीड स्टॉक पर निर्भरता में कमी लाना है। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। अत्याधुनिक तकनीकों का विकास करना। इस मिशन से ग्रीन हाइड्रोजन की मांग, उत्पादन, उपभोग और निर्यात की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, ये इसका लास्ट की मांग भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, उपयोग भी बढ़ेगा और निर्यात पर भी बल देने की बात चल रही है। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने को पर्यावरण की दृष्टि से इसको देख रहे हैं, ये हमारा फिर वही कि हमारा जो समस्या आई है, इस समस्या को हम कैसे अवसर में बदल दें। एक साथ हम अपने सीवेज वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे यहाँ अबंडेंट जो सौर ऊर्जा है उसका भी इस्तेमाल करके हम ग्रीन हाइड्रोजन में बदल के अपने यहाँ जो परिवहन तंत्र है उसमें जो हम डीजल पेट्रोल की जो निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं, और साथ में हम निर्यात आदि भी कर सकते हैं। जैसे खाड़ी देश या आदि ओपेक कंट्री जैसे पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, वैसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, हमारे यहाँ से टैंकर हाइड्रोजन भर भर के जाएंगे। ठीक है, समुद्र के पानी, सीवेज के पानी और सूर्य से लेके चलो जाओ। ठीक है, समेत शिखर जी पर केंद्र का फैसला। केंद्र सरकार ने एक लाया था कि समेत शिखर जी है झारखंड का, उसको पार्श्वनाथ पहाड़ी भी बोलते हैं। ये इस पे इको सेंसिटिव जोन बनाना था, इको पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई थी, क्योंकि ये जो एरिया है, जो ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जिसे समेत शिखर जी भी बोलते हैं या पारसनाथ की पहाड़ी, ये झारखंड का सबसे ऊंचाई वाला स्थित क्षेत्र है। 1300 कुछ मीटर ऊंचाई पर स्थित है। निश्चित रूप से वो छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है और एक खूबसूरत जगह है। ठीक है, लेकिन उसमें वहाँ पे चूँकि जैन लोग बहुत ही उस तरह के लोग होते हैं, और उसमें भी ये जो है ये दिगंबरों का है, वो और ज़्यादा ही वो होते हैं अपने धर्म को मानने वाले, और हिंसा आदि, शोर शराबा, और वहाँ देखा गया कि लोग मांस मदिरा आदि के दुकानें खोल रही हैं, और इस तरह के पब्स, होटल्स आदि जो है, मतलब कुल मिला के लोग उस धार्मिक स्थान के साथ, उसकी जो धार्मिक सैंक्टिटी है उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे थे। ठीक है, लोगों ने आंदोलन इसको बचाने के लिए जो है समेत शिखर जी को बचाने के लिए आंदोलन, जैनी लोग आंदोलन किए, सरकार से मिले, अपनी बात रखे। उनके लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हिंदुओं के लिए प्रयागराज। तीर्थों का राजा प्रयागराज, जैनों में तीर्थों का राजा जो है समेत शिखर जी या पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें जैन धर्म के बारे में तो उनके लिए उनके तीर्थंकर ही उनके ईश्वर के तुल्य हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ मोक्ष की प्राप्ति की है। ठीक है, 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पे क्या की है? अगर देखें इसको, क्यों इतना उनके लिए महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता, क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने और अनेक संतों ने, मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया है, इसलिए यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, और जैन धर्म में से तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, अब 4 वो कौन से हैं? जैसे पहले इनके तीर्थंकर, थोड़ा पी के भी आंकड़े देख लीजिए, इसमें लिखा है, जैन नीति शास्त्र में वर्णन है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान आदित्यनाथ अर्थात भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत पे वो मोक्ष प्राप्त किए थे। 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य चंपापुरी में, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ गिरनार पर्वत पर, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर तीर्थंकर भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। बाकी शेष 20 तीर्थंकरों की मोक्ष यही मिला था। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर जो भगवान पार्श्वनाथ हैं, वो यहाँ पे कठोर तप और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था, अतः भगवान पार्श्वनाथ की टों के शिखर पर स्थित है। ठीक है, इसलिए वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरकार ने इसको ध्यान दिया, इको टूरिज्म आदि चीज़ें ठीक है, लेकिन उसको कहीं न कहीं भावनाओं के साथ भी जोड़ा, देखा,
और इस पर रोक लगाया कि नहीं, इसको हम घोषित नहीं करेंगे और इको टूरिज्म के लिए हम घोषित न करके इसको संरक्षित क्षेत्र बनाएंगे और ये धार्मिक गतिविधियों के लिए ही होगा। ठीक है, तो सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की और इसको उसके महत्व को देखते हुए क्या कर दिया, जो 2019 में पारसनाथ क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी थी और पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियों पर रोक लगाते हुए इससे संबंधित कोई भी काम नहीं करने को कहा है। ठीक है, इको सेंसिटिव टूरिज्म वाला जो 2019 का फैसला है उसको केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है और राज्य सरकार से कहा है कि इस तरह के कोई भी नियम आदि न लागू करें। ठीक है, और उस क्षेत्र में किसी भी तरह की इस तरह की जो संगीत, मांस, मदिरा आदि की जो चीज़ें चल रही, एक्टिविटी चल रही थी, उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही गई है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं न्यूज़ जो है टेक्नोलॉजी में ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस संस्करण का। ये फिर प्री वाला ही मैटर है। ब्रह्मोस आपका बहुत जानते होंगे, बहुत बार चर्चा में रहा है। ये भारत की क्रूज मिसाइल है, भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई है। इसकी जो क्षमता है, दूरी, रेंज है, उसको 290 किलोमीटर है। ठीक है, और ये ऐसी क्रूज मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। ठीक है, परमाणु बम ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जो होती है वो जैसे नाम से ही क्रूज, यानी ये सागर पर जहाज़ों से आदि के लिए थी, लेकिन अब इनको बहुत एडवांस हो गया है। इसको ऐसा नहीं है, अब जो क्रूज मिसाइल है वो ये होता है कि वो धरती के इस तरह यात्रा करती है, यानी जिसको चलना हो, इसको यहाँ छोड़ना हो, तो ये इस तरह की यात्रा करने वाली मिसाइलें क्रूज मिसाइल होती हैं। और इस तरह की यात्रा करने वाली मिसाइलें क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं। क्योंकि इस तरह की यात्रा करने वाली मिसाइलें बैलिस्टिक होती हैं, यानी यहाँ तक जाने में ऊर्जा खर्च करना होता है, इसके बाद वो गुरुत्वाकर्षण के बल से आती हैं, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइलें ज़्यादा दूर तक जाती हैं, ज़्यादा भारी सामान ले जाने में सक्षम है, यानी उनमें ज़्यादा वेट ले जाने का सक्षम होती हैं। क्रूज मिसाइलें चूँकि धरती के बराबर चलती हैं, गुरुत्वाकर्षण का उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, अतः वो कम दूरी की मिसाइलें होती हैं। लेकिन ये मिसाइल यहाँ तक, चूँकि इसके बाद ईंधन खत्म हो जाता है, इसके बाद एक गाइडेड नहीं होती हैं, तो इनके मार्ग में परिवर्तन आदि नहीं किया जा सकता है। दूसरे, ये बहुत ऊंचाई पर जाने के कारण रडार आदि के पकड़ में आ जाते हैं, तो एंटी मिसाइल से इसको रोका जा सकता है। हालांकि उसके लिए भी कई सारे और भी हैं, कई सारे मतलब MIRV जो टेक्नोलॉजी है जिसमें जो उसके एक साथ कई हथियार उस पर लादे जा सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। क्रूज मिसाइल क्या है, धरती के बहुत नीचे से जाती है तो रडार के पकड़ में नहीं आती है और ये अपना दिशा भी बदल लेती है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन इसकी समस्या क्या है कि ये कम दूरी की मिसाइलें होती हैं, ये टैक्टिकल मिसाइल होती हैं। परमाणु मतलब इसको जो है युद्ध काल में ही 100-200 किलोमीटर के ही चलती है। लेकिन ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जो कि क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि इसमें इसकी जो क्षमता है, लोग कहते भले हैं कि भारत और रूस ने बनाया था 290 किलोमीटर, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी में MMTR था उसके तहत 300 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रांसफ़र रूस नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में भारत उसका सदस्य बन गया है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो हम उसके सदस्य ही हैं। तो अब हम उसकी क्षमता चाहे जितना बताएं, पहले भी ये माना जाता था कि इसकी क्षमता 400, 500, 600 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो अभी सुखोई विमान से इसको छोड़ा गया है, तो ये 400 किलोमीटर के रेंज में जाके, ये एक्सटेंडेड रेंज 400 किलोमीटर में जाके ये अपने लक्ष्य को भंग किया है। ठीक है, और सुखोई 30 पे तैनात होने वाली वो सबसे बड़ी मिसाइल है, सबसे भारी मिसाइल यही है। ठीक है, ये मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है और ये रडार के पकड़ में भी नहीं आती है, पहली बात, क्योंकि ये बहुत नीचे से चलती है और गाइडेड रहती है, यानी कि ये पूरे यात्रा के दौरान इसको रास्ता मोड़ बदला जा सकता है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल में एक बार यहाँ ईंधन खत्म तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो सुखोई 30 से जब इसको छोड़ा गया है तो इसकी रेंज 400 है। हालांकि ब्रह्मोस के CEO का जो है, मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जब आप सुखोई 30 पे लगा दिए हैं तो जो सुखोई 30 की रेंज है उसमें और जोड़ लीजिए 400, और सुखोई 30 क्या है, एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम से उसको तेल भी भरा जा सकता है। ऐसे में इस चीज़ से, यानी ये हमारा वाहन है,
ये हमारी मिसाइल है, हथियार, ठीक है। तो हमारे वाहन की जितनी क्षमता है उससे 400 किलोमीटर इसकी ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि हमारी वाहन जितना दूर तक जा सकता है सुखोई 30, उससे 400 किलोमीटर ये ज्यादा जाएगा। तो इसकी रेंज को 400 किलोमीटर ही क्यों मानो, हमारी सुखोई जितना दूर तक जा सकती है, और सुखोई भी एयर रिफ्यूलिंग के द्वारा उसमें रिफ्यूल किया जा सकता है। ऐसे में सुखोई की भी क्षमता कई हजार किलोमीटर हो सकती है। और चूंकि सुखोई भी दुश्मन के रडार के पकड़ में आ सकती है, एंटी जो मिसाइलें हैं उसके पकड़ में आ सकती है, लेकिन ये 400 किलोमीटर दूर से ही हमला कर सकती है, बिल्कुल सटीक। तो हमको दुश्मन से जहां हमला करना है उसके 400 किलोमीटर दूर से ही अपने सुखोई तक पहुंचाना है, उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। फिर वो रडार में, चूंकि ये क्रूज मिसाइल है तो जल्दी रडार में आती भी नहीं, आती भी तो अपना रास्ता वास्ता बदल के, आप अभी पढ़े थे ना कि गलती से ब्रह्मोस चला और जाके जब तक पता चलता तब तक पाकिस्तान में गिर चुकी थी। समझ रहे हैं ना? गिर गई थी या गिरा दी गई थी, अब वो पता नहीं है, ट्रायल चल रहा होगा या जो भी हो, हम मान रहे गिर गई थी क्योंकि कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि हमारा वाहन जहां तक जाएगा इसको खतरा भी नहीं लेना है, ये 400 किलोमीटर दूर से ही फायर करके चला आएगा। अब इसके बाद क्या है ये, और ये सिर्फ नॉर्मल क्रूज मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल तो है ही है, सुपरसोनिक है और परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। मतलब समझ रहे हैं? ये जो है ऑलरेडी बहुत खतरनाक हमारा यान है, जो बहुत खतरनाक है, एयर डोमिनेंस जो है प्लेन है, उसमें जो ये मिसाइल लगी है ये दुनिया की सबसे उन्नत क्रूज मिसाइलों में से एक है, ठीक है। और अब एक्सटेंडेड वर्जन से ये 400 किलोमीटर दूर परमाणु हमले करने में सक्षम है। यानी इसके कारण भारत की स्ट्रेटेजिक पावर, स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ है उस एरिया में अब चीन, रूस, यूरोप वो तो बता रहे हैं कि इतना तक कर सकते हैं जितना दूर तक आपकी सुखोई जाना है, वहाँ से 400 किलोमीटर उसमें और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ सोचिए मत कि 400 किलोमीटर से क्या होता, नहीं, ये सुखोई जहाँ तक ले जाएगा वहाँ से 400 किलोमीटर जोड़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि 400 किलोमीटर में क्या होता है। क्योंकि सुखोई भाई जो भी, अब जैसे S-400 है, रूस की S-400 मिसाइल है जो एंटी मिसाइल है, वो 400 किलोमीटर दूर तक ही के मिसाइलों पर रोक सकती है, ठीक है। और रूस के पास 400 यानी और 500 है, यानी रूस के पास, अमेरिका के पास तो है भी नहीं 400 किलोमीटर वाली, 500 किलोमीटर वाली, समझ रहे हैं। और चीन के पास, हमें अमेरिका से थोड़ी लड़ना है, हमें तो पाकिस्तान और चीन का करना है। चीन के पास भी S-400 है तो 400 किलोमीटर के पहले से ये 400 किलोमीटर थोड़ी न है, ये और दूर तक जाएगी। तो इसको भी चीन के बॉर्डर पे तैनात किया जाएगा सुखोई के साथ। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें वो हो रही हैं कि हम बता रहे हैं कि समझ जाओ हमारे पास बहुत कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि ब्रह्मोस तो केवल भारत के पास है, या जिसको भारत दिया है, रूस के पास भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो सिर्फ फैक्चुअल न्यूज़ है, आप लोग इसको पढ़िएगा। इसमें ज़्यादातर प्री के जो कार्य हैं, जैसे देखिए क्या है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 2014 से लेके अब तक यानी 22 तक जो जो उपलब्धियां प्रमुख हुई हैं उसमें उसको डिटेल बताया गया है। ये आपको जैसे अंतरिक्ष प्रोग्राम के क्वेश्चंस प्री में आते रहते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। एक ही जगह डेटा सरकार की खुद ने दिया है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस विभाग ने, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं डाउट सेशन में। ओके, थैंक यू।